नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते अच्छे होंगे और खुशहाल से ही होंगे और पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 9 के लिए है, जो फ्रांसीसी क्रांति फर्स्ट चैप्टर है, इतिहास का है। और मैं यह बात बता देना चाहता हूँ, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हर एक क्लासेस के सारे क्लासेस मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने वाले हूँ क्लासेस को। तो आप लोग देख सकते हैं मुख्य बिंदु है, कल मैं करा चुका हूँ। जो कि इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे तो आप लोग कल मैं करवा दिया हूँ। पार्ट 1 के क्लासेस में आप लोग को मिल जाएगा, और यह आज की क्लासेस पार्ट 2 होने वाला है, जो कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, यदि आप मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह की क्लासेस अपलोड करूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। पहला देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि अभ्यास का क्वेश्चन है ना, अभ्यास का, जो कि सब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, ये देखिए अभ्यास का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आज की देख लेते हैं। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर। उससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये आप लोग जरूर ध्यान दें, जो लिखा गया है उत्तर, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई थी। आप यदि इस तरह के एग्जाम में यदि इस तरह के पॉइंट ऑफ बना के देते हैं, तो जो कॉपी जांच करने वाले सर होते हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग को देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई थी। पहला, ये देखिए पहला है लुई 16वें के शासन था। ठीक है, लुई 16वें के शासन था। कई बार युद्ध की मार झेलने पर, ठीक है, कई बार युद्ध होने पर फ्रांस की आर्थिक स्थिति जर्जर आने की, खत्म होने की कगार पर हो चुकी थी। अब उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि लुई 16वें के शासन जो था फ्रांस में, वह कई बार युद्ध के मार झेलने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वह बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है, और उसे फिर से नए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं हम लोग। ये देखिए दूसरा पॉइंट है ना, तो मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों के शोषण हो रहा था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यदि पार्ट 1 की क्लासेस किए होंगे तो ये आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, वरना यदि आपको क्लास नहीं किया डायरेक्ट आप इस क्लास को करते हैं तो कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। इसलिए मेरे से नम्र निवेदन होगा कि फर्स्ट क्लास कर ले, फिर आप सेकंड क्लास करें। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं दूसरा क्या है। मजदूरों, व्यवसायियों एवं किसानों का शोषण हो रहा था। कैसे हो रहा था, तो ज़्यादा कर लिया जा रहा था। ठीक है, तो ये तीसरे वर्ग के लोग थे, मजदूरों, व्यवसायियों। प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट से कर नहीं लिया जाता था, इसके वजह से तीसरे स्टेट में कौन कौन आते थे, मजदूर, व्यवसायी, किसान आते थे। इसके लिए वजह से इन लोगों का शोषण हो रहा था। मजदूरी महंगाई दर से नहीं बढ़ रही थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह भी बताया जा रहा है कि जो मजदूरी होती थी, जो मजदूरी कोई 300 में करता है तो उसकी दिन ब दिन बढ़ते जाती है ना। जैसे बोले तो 300 है अभी, कल बोले तो 6 महीना या तो 8 महीना या तो साल भर के अंदर 400 हो जाती है। उस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि मजदूरी की महंगाई की दर, जो मजदूर 300 में काम करते थे वो 5 साल के बाद भी 300 में काम कर रहे हैं, ना कि उसका बढ़ाया जा रहा है वेतन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि तीसरा पॉइंट होने वाला है। किसानों की फसलें, ठीक है, किसानों की फसलें कड़ाके की ठंड के कारण मारी गई थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि किसान के जो फसल होते थे वह ठंड के कारण ख़त्म हो चुका था, यानी गल गया था। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो कि खाने पीने के योग्य वो नहीं था, ना ही उपजाऊ के मुख्य भूमि यह भूमिका निभा पाया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ठंड के कारण मारी गई थी और खाने पीने की वस्तुएं आसमान छूने लगी थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यदि किसान अभी आप देख सकते हैं, आप लोग फर्स्ट मार्केट में देखें तो फर्स्ट आम कैसे चलता है,
अभी तो आम का दिन नहीं आया है, पर देखेंगे तो आम फर्स्ट टाइम रहता है 150-200 रुपये किलो। और वही जब मतलब बोले तो देहात अपने गांव में यदि हो जाता है आम, और यदि मार्केट में चला जाता है वही आम, तो फिर वही आम 60 से 70 रुपये किलो बिकने लगता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि किसानों की फसलें खराब हो गई थी ठंड के कारण, और जो महंगाई थी वह आसमान छूने लगी थी, यानी कि महंगाई बढ़ गई थी। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट यहाँ देख लेंगे, तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि। ठीक है, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरे स्टेट के जो थे लोग, कौन थे तीसरे स्टेट में? तो मजदूर थे, व्यवसायियों थे और किसान भी थे। ठीक है, तो ये सब जो थे तीसरे, उन्होंने क्या किया था, खुद के लिए नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे। ठीक है, उनमें से कौन कौन थे? तो मजदूर थे, व्यवसायियों थे, किसान थे। किसमें? तो नेशनल असेंबली घोषित, नेशनल असेंबली में। ठीक है, तो क्या किए थे मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अब खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर चुके थे, और नए संविधान भी बनाना शुरू कर दिया था। नया संविधान जरूर बनाएगा भैया, क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि वहाँ मजदूरों की महंगाई घट रही थी, 300 का 300 ही रह रहा था, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था, है ना, कर दिया था। इस समय कुछ दार्शनिकों के विचार निरंकुश शासन से पूरा फ्रांस आंदोलित होने लगा। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों से क्या हुआ था, जो निरंकुश शासन हो रहा था वहाँ पे, जो गलत शासन हो रहा था, जो व्यवसायियों किसानों की शोषण हो रहा था, उससे क्या हुआ, आंदोलन छिड़ गया, आंदोलन होने लगा कि नहीं ऐसा ये क्यों करेगा। तो सब लोग अपने एक गठ बना करके, बोले तो समूह, ठीक है, तो समूह बना करके आंदोलन करने लगा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग मेरी भाषा को समझ रहे होंगे, है ना। देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक है। 1 मिनट में दिखा देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला? यानी इसमें मेरे प्यारे दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी समाज में किन तबकों का, यानी कि कौन से स्टेट को क्रांति का फ़ायदा मिला था। ठीक है, कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या पूछा जा रहा है, क्रांति के नतीजे में समाज के किन समूह पर निराश हुआ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्रांसीसी समाज में के किन तबकों के क्रांति का फ़ायदा मिला, यानी कि जो झगड़े हुए थे फ्रांस में, वह किन को फ़ायदा मिला था। दूसरा क्वेश्चन है कि सत्ता छोड़ने में मजबूर कौन हो गया था, और तीसरा है क्रांति के नतीजे से समाज में किन समूह को निराश होना पड़ा। ठीक है, तो चलिए कोई आंसर देख लेते हैं। फ्रांसीसी समाज के तीसरे तबकों को क्या मिला, फ़ायदा मिला। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है। ठीक है, 1 मिनट में दिखा देता हूँ, क्रांति का फ़ायदा मिला, ये पहला क्वेश्चन का यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि फ्रांसीसी समाज में किन तबके को क्रांति का फ़ायदा मिला, तो फ्रांसीसी समाज में तीसरे तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, जो कि यहाँ से है। ठीक है, 1 मिनट मैं यहाँ से फिर ये कर देता हूँ, और ये यहाँ से कर देता हूँ। देखिए, जो अब पूछा जा रहा है कि कौन सा समूह, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे है ना, कौन से समूह में सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। तो कौन से समूह थे भैया, तो कुलीन वर्ग को सत्ता छोड़ने पड़ा। ठीक है, तो कौन सा सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, कुलीन वर्ग। ठीक है, आप लोग एकदम सरल भाषा में बताया जाएगा, चिंता ना करें, मतलब बोले तो एकदम सरल भाषा में बताया जाएगा ताकि आप लोग को समझ आ सके। और फिर क्या पूछा जा रहा है, क्रांति के नतीजे से समाज में किन समूह को निराश होना पड़ा था। तो देख सकते हैं, पादरी वर्ग को निराश हुई, जिनकी चर्च को बंद कर दिया गया। यानी जो पादरी वर्ग जो थे वह प्रथम स्टेट के लोग थे, द्वितीय स्टेट्स में कौन थे, कुलीन वर्ग थे, और तृतीय स्टेट्स में ये थे, किसान थे, व्यवसाय थे, है ना। तो ये क्या बताया जा रहा है, कल मैं सारा डिटेल्स में चर्चा कर चुका हूँ पार्ट 1 की क्लासेस में, आप लोग उसे ज़रूर से ज़रूर अध्ययन कर लें, फिर ये पार्ट 2 क्लास करें। ठीक है, तो देख सकते हैं, पादरी वर्ग को निराश हुई, जिनकी चर्चा को बंद कर दिया गया। ठीक है, पादरी वर्ग क्या हुआ था, निराश हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि उनकी जो चर्च जो चल रहे थे, चर्च बोले तो वह जो कर लेते थे मजदूरों से, किसानों से। 1 मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ इशू हो गया। हाँ,
तो क्या पादरी वर्ग को निराश हुई जिनके चर्चों को बंद कर दिया गया और चर्चों की भावनाओं को कार्यालय के तब्दीली कर दिया गया। यानी जो पादरी वर्ग के जो लोग थे ना, वह उनको निराश होना पड़ा था और उनकी जो कार्यालय थी कि किसानों से क्या कर वसूल करना, ये बंद कर देना पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से यहाँ तक है, 1 मिनट में दिखा देना चाहता हूँ और यहाँ तक है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन 3 में? अभी हम लोग सब्जेक्टिव दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई थी? मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास का यदि आप अध्ययन कर लेते हैं पूरे, तो आपके एग्ज़ाम में पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास कर लेते हैं फ्रांसीसी क्रांति के, तो इस और यदि सारी क्लासेस कर लेते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, बस 2 ही क्लास होने वाला है फ्रांसीसी क्रांति के, जो कि एक वीडियो में नहीं था पॉसिबल कि एक ही वीडियो में अटेंड हो जाए, तो 2 पार्ट कर दे रहा हूँ मैं इसका, आप लोग हड़बड़ाएं नहीं। तो यदि आप ये क्लास को पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति इस टॉपिक, इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग मन लगा करके, ध्यान लगा करके आप लोग इसे देखिए, और यदि आप लोग को इसका PDF चाहिए मेरे इस YouTube के पोस्ट पर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति की कौन सी विरासत छोड़ गई। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि 19वीं और 20वीं सदी में जो दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह कौन सी विरासत छोड़ गई थी। तो देख लेते हैं आंसर क्या होने वाला है इसका। तो पहला, अभी भी मैंने जस्ट चर्चा की, तो इस तरह करके आप कुछ लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो क्या होता है, बेहतर होता है, सर लोग ज़्यादा मार्क देने की चेष्टा रखते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति निम्न विरासतें छोड़ गई। चलिए भैया, कौन कौन से विरासतें छोड़ गई देख लेते हैं। पहला देखेंगे, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार के विचार फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार, ठीक है, जो जन के अधिकार थे, जो कि वहाँ के मानव के अधिकार थे, है ना, स्वतंत्रता और जनवादी के अधिकार जो थे और विचार के फ्रांसीसी क्रांति ने सबसे महत्वपूर्ण विरासत यही छोड़ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विश्व, ठीक है, ये देखिए सेकंड पॉइंट, विश्व के अधिकांश देशों के अंदर जहां इस तरह की क्रांति की आवश्यकता थी, उन्हें फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा मिली। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि विश्व, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो देश के अंदर जहां इस तरह की क्रांति हो रही थी, क्रांति की आवश्यकता थी, यानी जहां जहां पे मजदूरों, व्यवसायियों का शोषण हो रहा था, वहाँ पे ये क्रांति की आवश्यकता थी और उन्हें फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली। यानी उन्हें फ्रांस की क्रांति से जानकारी भी मिली थी कि नहीं, इस तरह करने से हम लोग को ये स्वतंत्रता मिल सकती है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इस क्रांति की प्रेरणा से क्रांति हुए। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, अमेरिका, रूस और इंग्लैंड में भी इसी तरह के कुछ होते थे, जिसके वजह से या फ्रांस की क्रांति देख करके यहाँ के लोग भी क्रांति करने लगे और क्या हुआ, विश्व पटल पर आमूल परिवर्तन हुए। यानी विश्व पटल पर, यानी कि देश में स्वतंत्रता सभी जनता को मिल चुका था। चौथा देख लेंगे, चौथा क्या है, चौथा है, इस क्रांति की प्रेरणा से विश्व के अनेक देशों में सामाजिक, राजनीतिक, क्रांतिकारी आंदोलन हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि इस क्रांति के प्रेरणा से, यानी कि इस क्रांति से क्या हुआ कि विश्व के अनेक देशों ने, ठीक है, विश्व के अनेक देशों ने, कौन कौन से देश, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, ये सब सारे देश थे मेरे प्यारे दोस्तों, तो सामाजिक और राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था। जहाँ जहाँ पे मतलब शोषण हो रहा था वहाँ वहाँ यह किया गया। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा पॉइंट क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्रांति से तानाशाही, निरंकुश शासकों का अंत हुआ और विश्व जनमानस अपने अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन को प्रेरित हुआ। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि इस क्रांति के दौरान तानाशाही, निरंकुश शासकों का अंत हो गया था। ठीक है, तानाशाही और निरंकुश मतलब जो कर लिया करते थे और भी शोषण किया करते थे, जो महंगाई छू रहे थे, वही सब हुआ, है ना, तो उसका अंत हो गया था। सिंपली सी बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि उस तरह की स्वतंत्रता मिल जाती है तो ये सब तो अंत होना ही है ना, हुआ।
और विश्व में जनमानस, ठीक है, वो जनमानस अपने अधिकार की रक्षा के लिए आंदोलन में प्रेरित हुए। यानी मेरे प्यारे दोस्तों कि जो वहाँ के जनता थे वो अपने अधिकार पाने के लिए क्रांति किए, जो कि आंदोलन को प्रेरित हुआ, यानी क्रांति की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन 4। ठीक है, 1 मिनट में फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए 1 मिनट। हाँ, अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में हुए। मेरे प्यारे दोस्तों, यह पूछा जा रहा है कि उन अधिकारों को लिखने के लिए बोला जा रहा है जो आज हमें मिला हुआ है और उद्गम आने की स्टार्ट हुआ था फ्रांसीसी क्रांति से। तो कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्या है, तो पहला देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 1 मिनट। तो पहला क्या है, पहला है जीवन का अधिकार, है ना। अभी हम लोग जीवन के अधिकार है ना, आप अपने जीवन के खुद मालिक हैं, है ना। यदि आप 18 ईयर ओल्ड हो जाते हैं, यानी 18 साल हो जाते हैं आपकी उम्र, तो आप क्या हो सकते हैं, अपने जीवन के अधिकार खुद ले सकते हैं कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कहाँ से हुआ था उद्गम, फ्रांसीसी क्रांति से हुआ था, और जो कि अभी हम लोग को सूचना बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा, 1 मिनट, ये रहा दूसरा। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, यानी मेरे प्यारे दोस्तों हर एक व्यक्ति को अपना स्वतंत्रता का अधिकार है, अभी भी है, और उस समय से उद्गम हुआ था। कौन से समय से, तो फ्रांसीसी क्रांति से। ठीक है, चौथा देख लेंगे, नहीं तीसरा, कानूनी बराबरी अधिकार, यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह भी बताया जा रहा है कि जो मेरे लिए कानून है वो आपके लिए भी कानून है, वह उस समय से भी कानून था फ्रांसीसी क्रांति में, है ना। तो यह कहाँ से उद्गम हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति से। चौथा देख लेंगे, चौथा क्या है, स्वतंत्रता विधि सम्मत समानता और बंधुत्व, यानी मेरे प्यारे दोस्तों स्वतंत्र तो है ही सब कोई, विधि सम्मत यानी कि विधि के अनुसार सम्मानित करना, है ना। समानता भी है, ना कोई जाति पाति देखा जा रहा है, ना और कुछ देखा जा रहा है, सब तो अभी समानता है। और बंधुता बोले तो कि सब कोई एक ही बराबर का नियम पालन करना, अपनी भावनाओं को एक ही बराबर बनाए रखना, ना कि बड़े जाति के लिए अलग, ना कि छोटे जाति के लिए अलग। ठीक है, तो ये सब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करवा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो 1 मिनट, ये क्वेश्चन ही ढक जा रहा है, हाँ ये सही होगा। हाँ देखिए, ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन फटाफट से क्या बताया जा रहा है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोधी थे, यानी मेरे प्यारे दोस्तों जो ये तर्क है, कौन सा तर्क, जो नाना अंतर्विरोधी थे, वह सार्वभौमिक अधिकार के संदेश में, ठीक है, संदेश के लिए क्या किए थे, तर्क निकाले थे। तो उसमें आप सहमत हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश वास्तव में अंतर्विरोधी से घिरा था। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं, पहला क्या है, मनुष्य और नागरिक के अधिकार की घोषणा में कई आदर्श संदिग्ध थे। उदाहरण के लिए कानून केवल समाज हानिकारक कार्रवाइयों के रोकने के लिए ही अधिकार रखता था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह बताया जा रहा है कि उदाहरण के लिए यह बता दिया जा रहा है, कानून केवल समाज में जो हानिकारक कार्रवाई होती थी, यानी कि किसी का शोषण होता था, किसी का कुछ होता था, तो इसके वजह से हानिकारक कार्रवाई रोकने के लिए अधिकार रखता था। जबकि अन्य व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बराबर कहने के लिए कुछ भी नहीं था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह बताया जा रहा है कि जबकि अन्य आदमी जो थे, व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक अपराधों के बराबर कुछ भी कहने के लिए नहीं रहता था उस समय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट 2 देख लेते हैं। घोषणा में यह कहा गया है, यानी मेरे प्यारे दोस्तों कौन से घोषणा में, सार्वभौमिक अधिकारों में
तो क्या कहा गया, तो घोषणा में यह कहा गया कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, यानी कानून जो है सभी के लिए सामान्य है और हर एक व्यक्ति के लिए सभी नागरिकों के इसके गठन में भाग लेने का अधिकार है, यानी सभी नागरिकों को हर इस गठन जो है कौन से कानून जो सामान्य है उसमें भाग लेने का अधिकार है हर एक इंसान को, और सभी नागरिक इसमें समक्ष समान है, यानी सभी नागरिक जो है वह सभी समक्ष ही समान है, यानी सब कोई समान है, ठीक है ना। जबकि उस समय जब फ्रांस में एक संवैधानिक राजशाही बन गया था तब लगभग 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को जो 25 वर्ष के आयु के अंतर्गत उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह भी बताया जा रहा है कि उस समय के संविधान में यह लिखा गया था, यह बताया गया था कि राजशाही जो बन गया था है ना, वह 3 लाख पुरुषों और महिलाओं को, ठीक है, 3 लाख के अंतर्गत महिला भी है पुरुष भी है, 25 वर्ष के आयु के अंतर्गत, यानी 25 से प्लस हो जाते हैं तभी आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अभी क्या है, अभी के लेटेस्ट समय में 18 प्लस हुए आप वोट देना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि तीसरा है। अतः इससे स्पष्ट है कि सार्वभौमिक अधिकार फ्रांसीसी समाज के कुछ वर्ग ही सीमित था और संविधान अमीरों के लिए उपलब्ध था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों इससे यह जो पहला और दूसरा पॉइंट देखने को मिल रहा है उससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि सार्वभौमिक अधिकार जो था फ्रांसीसी समाज में वह कुछ वर्गों के ही तक सीमित था, यानी कुछ ही वर्गों के लिए था। क्या, संविधान तो क्या क्या था भाई मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं जो किसके लिए था, अमीरों के लिए ही था, ना कि गरीबी व्यवसायी किसान के लिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेपोलियन का उदय को कैसे समझाया जा सकता है। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह भी पूछा जा रहा है कि नेपोलियन का जो उदय हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये मैं कल सारा डिटेल्स में चर्चा कर चुका हूँ। आप क्लास 1 कर लें फिर क्लास 2 करें। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि अभी मैं राइट आंसर देखने वाले हैं, जो अभी सब्जेक्टिव होने वाला है, अब जो होगा वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, देख सकते हैं इधर है, ठीक है ना। तो नेपोलियन का उदय कैसे समझाया जा सकता है, तो नेपोलियन का उदय कब हुआ था, चलिए देख लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म 1769 ईस्वी में रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी यजासियो में हुआ था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट की जन्म जो हुई थी, यानी कि जन्म बोले तो जहाँ से शुरुआत हुई थी नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, वह 1769 में हुआ था। कहाँ हुआ था, रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी यजासियो में, ठीक है, हुआ था। वह साधारण प्रतिभा के स्वामी था। वह क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, वह असाधारण था, ठीक है, असाधारण प्रतिभा का स्वामी था। उसने पेरिस में फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सेना में भर्ती हुआ और असीम वीरता, साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया। यानी जो नेपोलियन बोनापार्ट था मेरे प्यारे दोस्तों, वह 1769 ईस्वी में क्या किया था, उनका जन्म हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का। और वह कहाँ के, तो रोम सागर के द्वीप कोर्सिका की राजधानी अजासियो में हुआ था, ठीक है। वह असाधारण प्रतिभा के स्वामी नहीं था, उसने पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त किया था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट पेरिस के फौजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त किया था और सेना में भर्ती हुआ था, ठीक है, और असीम वीरता और साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया था। उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया, ठीक है, सार्डिनिया के विरुद्ध विजय प्राप्त की। तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का प्रथम बना, ठीक है, और थोड़े समय में ही वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसने अपनी योग्यता और कुशलता से फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित की। यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह बताया जा रहा है कि वह अपने वीरता और साहस और सैनिक योग्यता द्वारा उन्नति कर सेनापति बन गया था और उसने ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया, ठीक है, विरुद्ध विजय प्राप्त कर लिया था, ठीक है, उस सबसे क्रांति कर, लड़ाई कर और क्या किया था, विजय प्राप्त कर लिया था अपनी कुशलता और बहादुरी से। और तत्पश्चात वह डायरेक्टरी का, ठीक है, डायरेक्टरी कल मैं चर्चा किया और डिटेल्स में आप लोग वहाँ कर
देख सकते हैं। तो डायरेक्टरी का प्रथम बना है, ठीक है, डायरेक्टरी प्रथम बना और थोड़े समय में ही यानी कि कुछ ही समय में ही वह फ्रांस का सम्राट भी बन गया था। उसने अपनी योग्यता और कुशलता में फ्रांस में शांति व्यवस्था स्थापित कर दिया था। आशा करते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को हूबहू देख भी लिए होंगे, समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम करवाने वाले हैं परीक्षा में जो उपयोगी प्रश्न पत्र होते हैं उस टाइप से कुछ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अभी तक तो मैं सब्जेक्टिव करवा रहा था, अब मैं ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ, है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है लिखा हुआ कि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट ये देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन लुई 16वीं, ठीक है, आप लोगों को घबराना नहीं है, एकदम पूरे अच्छे तरीके से याद करके चलना है। लुई 16वीं कब फ्रांस पर आसीन हुआ यानी कब वह राजगद्दी पर बैठा, ये पूछा जा रहा है। लुई 16वीं तो 1774 में। कब? 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 1 मिनट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लुई 16वीं जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ यानी जब बैठा वो, तब उनकी उम्र क्या थी? लुई 16वीं जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ तब उनकी उम्र 20 साल थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हैं लुई 16वीं जब की राजगद्दी पर आसीन होने के समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के कारण क्या थे? यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह पूछा जा रहा है कि लुई 16वीं जब राजगद्दी पर बैठे हुए थे, आसीन हुए, तो उस समय वित्तीय संसाधन, ठीक है, वित्तीय संसाधन नष्ट होने का क्या कारण था? तो युद्ध था। अभी तो हम लोग पढ़ के आए, अभी भी देख लेते हैं उत्तर। लुई 16वीं जब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुए तो उस समय वित्तीय संसाधन नष्ट होने के प्रमुख कारण लंबे तक युद्ध का चलना, है ना, लंबे तक युद्ध का चलना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लंबे तक युद्ध का चलना, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लिब्रे क्या है, इसे कब समाप्त कर दिया गया था? आप लोग मैं पूरी डिटेल्स में चर्चा कर चुका हूँ कल की क्लासेस में, है ना। तो अभी आप लोग इतना दूर तक देख लीजिए, है ना। क्लास 1 में कल करा दिया हूँ, कल की क्लासेस कर लें, फिर आप ये क्लास को अटेंड करें। देख सकते हैं प्रश्न क्या है, लिब्रे क्या है, इसे कब समाप्त कर दिया गया? तो यह फ्रांस की मुद्रा थी। क्या थी लिब्रे? फ्रांस की मुद्रा थी जो 1794 में, ठीक है, 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि प्रश्न है फ्रांस कब गणतंत्र घोषित किया गया? यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह पूछा जा रहा है जो फ्रांस था वह कब गणतंत्र घोषित कर दिया गया? 21 सितंबर 1792 में, ठीक है। फ्रांस कब गणतंत्र घोषित कर दिया गया? तो 21 सितंबर 1792 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पुस्तक में, ठीक है, किस पुस्तक में सरकार के अंदर, ठीक है, सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही गई है? यानी मेरे प्यारे दोस्तों यह पूछा जा रहा है कि कौन सा किताब, वह कौन सा किताब है जो कि वह उसके अंदर यह बताया गया कि सत्ता का विभाजन के बारे में बताया गया है। तो वह कौन सा बुक है? तो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में कितने स्टेट्स में बटा हुआ था? तो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक है। देख लेते हैं, देख सकते हैं उत्तर 18वीं शताब्दी में समाज के 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, जो कि यहाँ पे है। कौन कौन से? प्रथम स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स और तीसरे स्टेट्स। अभी मैंने जस्ट बताया था 3 स्टेट में बटा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं फिर से समझा देना चाहता हूँ कि देखिए प्रश्न क्या पूछा है, किस पुस्तक में सरकार के अंदर सत्ता विभाजन की बात कही गई है? तो इसका आंसर यहाँ पे नहीं है। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग इसकी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता भी दूंगा आगे, ठीक है। चलिए 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज को कितने स्टेट्स में बांटा हुआ था? तो 3 स्टेट्स में, प्रथम, दूसरा, तीसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है या तो 1 नंबर का होता है आपके एग्ज़ाम में, इसी टाइप का कुछ होता है। ठीक है, फ्रांसीसी समाज के कौन से स्टेट्स के लोग कर यानी टैक्स अदा यानी देते थे? इस वर्ग में कौन कौन से लोग आते थे? तो उत्तर देखिएगा, फ्रांसीसी समाज में तीसरे स्टेट्स के लोग ही कर अदा करते थे। मैं कल की क्लासेस में बता दे चुका हूँ। इस वर्ग में व्यवसायी वर्ग, किसान एवं मजदूर वर्ग के लोग आते थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट क्या है, टाइद। ठीक है, टाइद और टाइल में क्या अंतर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, टाइद देख सकते हैं, फ्रांस में धार्मिक कर को टाइद और प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा जाता था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग बढ़िया समझे। फ्रांस में धार्मिक जो कर हुआ करता था उसे टाइद करते थे और प्रत्यक्ष रूप से को टाइल कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लुई 16वें, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है ना, इसका आंसर इधर भी है। लुई 16वें के कर बढ़ाने का क्या कारण थे? यानी लुई 16वां जो था वह कर बढ़ाने का क्या कारण था? युद्ध हुआ था, राजकोष खाली हो चुका था, इसके वजह से उन्हें कर बढ़ाना पड़ा। अभी देख लेते हैं। तो उत्तर, लुई 16वें को कर बढ़ाने के निम्न कारण थे कि जनसंख्या में वृद्धि, सही बात, फ्रांसीसी सरकार पर कर्जा का बोझ, अभी मैंने जस्ट बोला था ना कि उन्होंने युद्ध किए थे जिसके कारण राजकोष खाली हो चुका था, तो वही हुआ, फ्रांसीसी सरकार पर कर्ज का बोझ, और वित्तीय संसाधन में कमी। ठीक है, वित्तीय संसाधन में कमी। और चौथा क्या है, बार बार युद्ध की मार जो हो जा रही थी, इसके वजह से उन्होंने कर बढ़ा दिया था। और कौन से वर्ग के लोग से लेते थे? तीसरे स्टेट्स के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, प्रश्न देख सकते हैं, स्टेट्स जनरल। ठीक है, स्टेट्स जनरल क्या है? यह क्या कार्य करता था? मेरे प्यारे दोस्तों, स्टेट्स जनरल क्या था और यह क्या काम करता था, वह पूछ रहा है। तो आंसर देख सकते हैं, स्टेट्स जनरल एक सरकारी संस्था थी। नए कर की मंजूरी के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाती थी। यह नए प्रस्तावों पर अनुमोदन का कार्य करता था। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि जो नए कर की जो मंजूरी थी, इसके लिए स्टेट्स जनरल की बैठक हुई थी। ठीक है, यानी बैठक का नाम है जनरल स्टेट्स जनरल। ठीक है, और यह नए प्रस्ताव पर अनुमोदन कार्य करता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि प्रश्न देख सकते हैं। 1 मिनट, हाँ अब सही है। देखिए क्या प्रश्न है, देख सकते हैं। प्रश्न, सन 1791 में फ्रांसीसी संविधान ने कानून बनाने का अधिकार किसे सौंप दिया? यानी मेरे प्यारे दोस्तों, 1791 ईस्वी में फ्रांसीसी संविधान को कानून बनाने का अधिकार किसे सौंप दिया गया था? तो नेशनल असेंबली को सौंपा था। किससे सौंपा था? नेशनल असेंबली। ये भी आई है, आप इसे बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लें, और इसके सारी PDF मेरे इस यूट्यूब के पोस्ट पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द सोशल कंट्रैक्टर। 1 मिनट, मैं पहले ये दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। ठीक है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुई 16वें की मृत्यु कैसे हुई थी? कल की क्लासेस में चर्चा किया हूँ मैं कि उत्तर, न्यायालय द्वारा उसे देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1973 में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रांस के इतिहास में किस समय का आतंक का युग कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैं इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दिया हूँ। ठीक है, और इसका ये PDF भी मेरे इस यूट्यूब के पोस्ट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, खोल सकते हैं, सीन भी कर सकते, फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वहाँ से फ्री परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या था? फ्रांस के इतिहास के समय को आतंक का युग कब कहा जाता है?
तो इसके ऊपर में कल मैंने चर्चा किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और यदि आप लोग को नहीं मालूम होगा तो बोलिएगा, मैं कमेंट में आप लोग की आंसर रिप्लाई का मतलब आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार किस प्रकार दिया गया था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह पूछा जा रहा है कि फ्रांस में जो नेशनल असेंबली की चुनने के लिए मतदान का अधिकार था वह किस प्रकार से दिया गया था। तो देख सकते हैं उत्तर, फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही प्राप्त था। लोग 2/3 कर चुकाते थे जो सक्रिय नागरिक थे, उन्हें ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। महिलाएं मतदान नहीं कर सकती थी। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनने के लिए मतदान का अधिकार कुछ लोगों को ही था, ठीक है। और 2/3 कर चुकाते थे, ठीक है। 2/3 कौन कौन? व्यवसाय, किसान, है ना। और जो प्रथम और द्वितीय कुलीन और पादरी वर्ग थे वो सब नहीं देते थे, है ना। तो जो सक्रिय नागरिक थे उन्हें मतदान करने की अधिकार प्राप्त थी और महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस में सम्राट लुई 16वें के शासन में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक किस आधार पर बांटे गए थे। इनमें से किसको मतदान का अधिकार था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक है ना। फ्रांस में सम्राट लुई 16वें के शासन में सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है, नागरिक किस आधार पर बांटे गए थे। इनमें से किसे मतदान का अधिकार था। उत्तर, 25 वर्ष से अधिक उम्र पुरुषों को जो 3 दिनों की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे उन्हें सक्रिय और नागरिक का दर्जा दिया गया था। से सभी पुरुष तथा महिलाओं को के रूप में वर्गीकृत किया गया था, यानी वह निष्क्रिय था। सक्रिय कौन कौन था? 25 वर्ष से अधिक उम्र पुरुष जो 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, यानी 3 दिन जो उनकी मजदूरी बनती थी वह कर चुकाता था, उसे ही क्या था? सक्रिय नागरिक था। और निष्क्रिय नागरिक कौन था? जो शेष सभी पुरुष तथा महिलाएं बच जाता था उसे ही वर्गीकृत किया गया था, किसमें? निष्क्रिय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट। हाँ देखिए क्या है। लुई 16वें के फिर, यहाँ है क्वेश्चन, है ना। लुई 16वें के फिर से कर लगाने की खबर की कौन सी व्यवस्था ने लोगों को गुस्से की ओर बढ़ा दिया। यानी लुई 16वें जो कर बढ़ाने के लिए सोचता था वह कौन सी खबर थी जो कि वहाँ के नागरिकों को गुस्सा दिला दिया था, ठीक है, आक्रोश में ला दिया था, आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। तो उत्तर के फिर से कर लगाने की खबर विशेषाधिकारी वाली व्यवस्था ने लोगों के गुस्से की ओर बढ़ा दिया था। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, जो कर बढ़ाने की विशेषाधिकार वाली व्यवस्था जो थी उससे ही गुस्सा बढ़ा था हर एक नागरिक को। इसमें कुछ विशेष वर्ग के लोग ही विशेषाधिकार दिए गए थे, यानी इसमें से कुछ लोगों को ही विशेषाधिकार दिए गए थे। प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो दोस्तों आज की क्लासेस बहुत ही लंबी हो जा रही है, तो आशा करते हैं कि ये क्लास पूरे क्लास 3 में डिवाइड हो जाने वाला है। 1 और 2 आज मैं करवा दिया हूँ। 1 तो कल करवा दिया था, 2 आज मैं करवा दिया हूँ। कल मैं क्लास 3 करवा दूंगा जो कि पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ होगा। तो चलिए फिर किसी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।